रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे? पहली बात तो ये रहेगी इस चैप्टर में, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका जो समीकरण है उसको संतुलित करना। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा वो बनेगा आपको समीकरण संतुलित करना। आपको समीकरण संतुलित करनी आनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो पूछेगा पेपर वाला रासायनिक समीकरण का प्रकार। कोई भी क्वेश्चन दे दी तो उसमें वो प्रकार पूछेगा कि किस प्रकार की इक्वेशंस है, किस प्रकार की रासायनिक समीकरण है, ये पूछेगा वो। उसके बाद में यहां पूछेगा वो रासायनिक समीकरण के उदाहरण, रासायनिक समीकरण के उदाहरण। उसके बाद में यहां पर हो सकता है कोई यौगिक दिया हुआ हो और यौगिक दिया हुआ होगा और यौगिक का वो या तो नाम पूछेगा या वो सूत्र पूछेगा, या तो वो नाम पूछेगा या वो सूत्र पूछेगा, ये क्वेश्चंस। उसके बाद में जो बनेगी वो डेफिनेशन बनेगी हमारे, मतलब परिभाषाएं। ये क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं जो हमारे पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया नहीं लिखूंगा पीछे, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हमारे पास में है विस्थापन अभिक्रिया। बात नहीं। तीसरा हमारे पास में द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट एंड जो फाइनल है हमारे पास में वो है हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक होता है ऑक्सीकरण और दूसरा होता है अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, ये इतनी अभिक्रियाएं हैं इस चैप्टर में, सॉरी ना, इस चैप्टर में ये सारी अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। बात नहीं करनी है। जब दो या दो से अधिक, वो छोड़ी नहीं है कि एक, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान देना, कौन कौन से के इसके उदाहरण हैं। पांचों उदाहरण लिख रहा हूं जो अभी लिखे थे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखे थे मैंने, पांचों के पांचों, है ना। तो पहला जो एग्जाम्पल्स है वो है हमारे पास में कोयले का दहन या कोयले का दहन। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपका आंसर, परिवर्तन मत लिखना, पहले कह रहा हूं मैं, है ना, यहीं पे उलझोगे। कोयले का दहन, बच्चा लिख देगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया नहीं है, वो परिवर्तन है, वो परिवर्तन है। रासायनिक, ये कोयले का जो दहन है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? क्योंकि कोयला ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा और CO2 का निर्माण करेगा, तो इसलिए जो कोयले का दहन होगा वो हमारा होगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा ध्यान दो यहां पर, जल का निर्माण, जल का निर्माण। जल का निर्माण दो प्रकार से आएगा, जल का निर्माण दो प्रकार से आएगा। H2 या तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का संयोजन। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का संयोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तब भी आपका आंसर क्या आएगा? संयोजन अभिक्रिया आएगा। ठीक है। तीसरा ध्यान रखना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, या ऐसा आएगा मैग्नीशियम के रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। मैग्नीशियम के रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका आंसर आएगा संयोजन अभिक्रिया। फोर्थ, कॉपर है, कॉपर के बुरादे को वायु की उपस्थिति में गर्म करना। कॉपर के बुरादे को वायु की उपस्थिति में गर्म करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका आंसर आएगा संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर ना? फिर ध्यान देना, चूने का जल से अभिक्रिया या चूने की जल से अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका आंसर आएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब इस अभिक्रियाओं को आप लिखकर बताओ या समीकरण को लिखकर बताओ, तो किस प्रकार से लिखोगे? ठीक है, इसका समझा रहा हूं, इसको समझना अच्छे से। चूना होता है CaO और यहां पर हम मिलाते हैं H2O और हमारे पास बनता है CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पहला क्वेश्चन, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होगा वो होगा हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका सूत्र क्या होगा हमारे पास में? CaO। ये हमारा आंसर, सूत्र क्या हो गया? CaO। इसका रासायनिक जो नाम होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर ना? हो गए 2 क्वेश्चन, रहेगा याद? दूसरा क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ जो चूना होता है, मतलब कि बुझा हुआ चूना कैसे बनेगा? कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम H2O मिला देंगे, जल मिला देंगे, तो चूने का पानी मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? चूने का पानी। तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनेगा कि चूने के पानी का सूत्र लिखो। चूने के पानी का सूत्र, तो चूने का जो पानी होता है उसका सूत्र भी CaOH2 होता है। फिर 5वां क्वेश्चन ये बनेगा, चलो, और चूने के पानी का नाम, इसका नाम क्या हो गया बताओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ध्यान देना, कैल्शियम जो चूने का जो पानी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कौन से पदार्थ का निर्माण करता है? पानी होगा CaOH2। इसकी अभिक्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो CO3 का निर्माण होता है और प्लस यहाँ पर H2O का निर्माण होता है वाष्प के रूप में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन कैसे बनेगा लैंग्वेज में? कि चूने के पानी की पुताई जब दीवारों पर की जाती है तो कौन सा चमकदार यौगिक बनता है? या जब चूने के पानी की पुताई दीवारों पर की जाती है तो दीवारें क्यों चमकदार दिखाई देती है? क्योंकि कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है ये चमकदार यौगिक होता है और इसे ही हम कहते हैं संगमरमर। इसका ही नाम है संगमरमर और इसका ही दूसरा नाम है, वो है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर, इसको फिर शुद्ध हिंदी में चल जाओ तो इसको हम बोलते हैं खंडिया। हम पढ़ने वाले हैं जो कॉपर होगा, कॉपर, कॉपर से संबंधित प्रश्न। पेपर में चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, वहां से कॉपर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? जो क्वेश्चन बताऊंगा वही पेपर में आएंगे, ध्यान रख लेना इस बात को। देखो कॉपर से जो आएगा, पहला तो ये आएगा कि भूरा चमकदार तत्व, भूरा
चमकदार तत्व। तो भूरा जो चमकदार तत्व होता है, क्वेश्चन में आएगा या तो वो एक्स दिया हुआ होगा, ठीक है, तो हमें समझना है कि जो एक्स है वो कौन सा होगा, तो ध्यान रखना वो कौन होगा, हमारा कॉपर होगा। क्लियर ना, ठीक है। अब जो कॉपर होता है, कॉपर को वायु, और वायु में हम कर रहे हैं इसको गर्म, तो वायु में गर्म करने पर काला यौगिक प्राप्त होता है। जो काला यौगिक होगा उसको पेपर में दिया हुआ होगा वाई, और जो वाई का नाम हमें बताना है और वाई का हमें सूत्र लिखना है। वाई का जो नाम होगा वो होगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और इसका जो सूत्र होगा वो होगा CuO। क्लियर, कोई डाउट यहां तक समझने में? उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यहां पर कॉपर को वायु में गर्म करने पर, कॉपर को गर्म करने पर, गर्म करने पर, अब यहां पूछा जाएगा कि समीकरण कौन सी है ये, तो ये आंसर होगा आपका यहां पर संयोजन अभिक्रिया। आपका आंसर होगा यहां पर संयोजन अभिक्रिया। ये कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा और बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। कॉपर से जो क्वेश्चन आएगा, पहला आएगा कि भूरा चमकदार तत्व एक्स, तो एक्स कौन होगा, हमारा कॉपर होगा। काले रंग का जो यौगिक होगा या काला यौगिक होगा वो होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होगा CuO। और कॉपर को गर्म करने पर जो समीकरण होगी, समीकरण को लिखिए या समीकरण का नाम लिखिए, है ना, अभिक्रिया का नाम लिखो और समीकरण भी लिखो। तो अभिक्रिया जो होगी वो होगी संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और समीकरण भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। तो समीकरण जो बनेगी प्यारे बच्चों, वो बनेगी Cu प्लस O2, और यहाँ पर बनेगा ये CuO, यहाँ पर आपको इसे लिख देना है, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और इसको संतुलित करो तो आप यहाँ पर इसको बैलेंस भी कर दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां से बन सकता है कॉपर से अपचयन के आधार पर। किसके आधार बन सकता है क्वेश्चन? अपचयन के आधार पर। तो ध्यान देना कि अपचयन किस प्रकार से हो रहा है ना, ऑक्सीकरण या अपचयन, अपचयन व ऑक्सीकरण। तो कहने का मतलब हो गया, यहां पर पूछा जाएगा आपको रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पूछा जाएगा आपको? रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। अब ध्यान देना किसका ऑक्सीकरण हो गया और किसका अपचयन हो गया। तो यहाँ पर कॉपर है और कॉपर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो बताओ कॉपर का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, यहाँ पर हो गया ना। फिर कॉपर यहाँ पर जुड़ गया, जुड़ गया ना। तो बताओ ऑक्सीजन में कमी आई कि नहीं? आगे ऑक्सीजन में कमी, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना था, O2 था, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, एक ही है। तो ऑक्सीजन में कमी होगी तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, अपचयन। क्लियर ना। तो यहाँ पर पूछा जाएगा जो कॉपर है, तो कॉपर का प्यारे बच्चों हो गया ऑक्सीकरण और O2 का हो गया अपचयन। कोई डाउट यहां तक समझने में? बता दो। ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे कॉपर से रिलेटेड जो हमारे कि अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना। पहले तो बताओ कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। कि ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें हमारे पास में ए और जो बी है, ये क्या होगा, ताप की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में अपने सरल तत्वों में टूट जाएगा। ये हमारी हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया कौन कौन सी होती है? पहला होता है हमारे पास में ताप अपघटन अभिक्रिया। दूसरी होती है हमारे पास में विद्युत अपघटन अभिक्रिया, और तीसरी होती है हमारे पास में प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की अभिक्रिया हो रही है हमारे पास में, ठीक है ना। तो ताप या प्रकाश को तो हम डेल्टा से दर्शाएंगे, ध्यान रखना। विद्युत को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे और प्रकाश को हम H और V से दर्शाएंगे। ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इनको दर्शाएंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल्स मैंने कल आपको बताया था कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ताप देने पर या गर्म करने पर क्या होता है, तो वो CaO और Cu2 में टूट जाता है, CO2 में वो टूट जाएगा। ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है।
विद्युत अपघटन अभिक्रिया आपको याद रखनी है, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको। पहला एग्जाम्पल ध्यान देना प्यारे बच्चों, NaCl, और NaCl का होगा हमारे पास में एक्वा सॉल्यूशन। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये N प्लस वही टूट जाएगा, Cl2 में टूट जाएगा, ये आपको याद रखना है। इक्वेशन है कि लेड नाइट्रेट को जब हम ताप देते हैं तो कौन कौन से यौगिक का निर्माण होता है। एक गैस हमारे पास में बनती है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर इस प्रकार से आ सकता है जब इसको हम ताप देते हैं तो भूरे रंग की गैस कौन सी बनती है, भूरे रंग की गैस कौन सी बनती है, तो उस भूरे रंग की गैस का नाम आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होती है वो भूरे रंग की होती है। किसकी होती है? भूरे रंग की गैस होती है, ध्यान रखना इस बात को। FeSO4, FeSO4 को हमने उष्मा दी, FeSO4 को हमने क्या दिया? उष्मा दिया। तो FeSO4 हमारे पास में बना Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 में ये टूट गया। ये भी याद रखना है आपको, है ना। हरा थोता क्या बनता है? एक हरा थोता बनता है। तो हरे थोते का रासायनिक सूत्र लिखो, तो आप लिखोगे FeSO4.7H2O। जो हरा जो थोता होगा, है ना, ग्रीन वाइट्रल होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4 7H2O। क्या होगा आपका? जल का विद्युत अपघटन। क्या बनेगा? जल का विद्युत अपघटन। एक बीकर लिया, बीकर में हमने यहाँ पर इसके छिद्र कर दिए, है ना, और यहाँ पर रबर का एक डॉट लगाया और 2 कार्बन के हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इन दोनों को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। और इस जल के अंदर हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे हमने इसके अंदर डाल दी, H2SO4 की कुछ बूंदे हमने इसके अंदर डाल दी। और इसके ऊपर जब हमारे पास में ये इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने उल्टी परख नली डाल दी, ये बंद हो गए। ठीक है। अब इसके बाद में हमने जब विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अब इसका होता है विद्युत अपघटन। क्या होगा? इसका विद्युत अपघटन होगा, और जो जल होगा हमारे पास में है H2O। अब ये जब H2O में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2 और O2 में टूट जाता है। टूटा, एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने छिद्र करे, छिद्र करके हमने उस पर रबर के कोर्क लगाकर 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए, और कार्बन के इलेक्ट्रोड को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। और जो हमारे इलेक्ट्रोड थे, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने उल्टी, है ना, परख नली को इनके ऊपर डाल दिया, और इसमें जल के अंदर हमने कुछ H2SO4 की बूंदे डाल दी। जब हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी तो जल का विद्युत अपघटन हुआ। H2 गैस कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर चली गई। जब ये बुलबुले के रूप में हमें प्राप्त हुई, जब इन परख नलियों को हटाकर हम मोमबत्ती लेकर गए, जब मोमबत्ती लेकर गए तो मोमबत्ती ले जाने पर जिस गैस के पास में विस्फोट उत्पन्न हुआ वह हमारी हाइड्रोजन गैस थी, और जो गैस तेजी से जलने लग गई वह हमारी ऑक्सीजन गैस थी। इस प्रकार से जल का अपघटन हुआ। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? हाइड्रोजन गैस की प्रकृति क्या होती है? विस्फोट उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन गैस की प्रकृति क्या होती है? कि तेजी से ये जलती है। क्लियर ना? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है अपघटन में से, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये आता है तो आप जीत में हो। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया के पहला यहां से बनेगा परिभाषा से। इसकी परिभाषा क्या होती है कि अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है, कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देता है। ये होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि इनका क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? क्रम। तो हमें याद रखना है कि कौन अधिक क्रियाशील होता है और कौन कम क्रियाशील होता है। मैंने आपको इसकी ट्रिक लिखाई थी, कनका मांगे अली की जान, फैशन पर है क्यों होकर आगे हो। तो वो ट्रिक आपको अप्लाई करनी है ना। क्रियाशीलता का क्रम के लिए मैं केवल ट्रिक तत्व के नाम लिख देता हूं, कनका मांगे अली की जान। ये आपको अप्लाई करनी है। क्रम में आपको एक ट्रिक याद करनी है, ठीक है ना। कनका मांगे अली की जान, फैशन पब है क्यों होकर आगे आऊं। कोई चाहे आरोही क्रम पूछे चाहे अवरोही क्रम पूछे,
सबका आंसर आप इसी प्रकार से दोगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो इसी पर डिपेंडेंट होगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है ना। यहां से सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की या लोहे की कील डालने पर, लोहे की कील डालने पर, है ना, लोहे की कील डालने पर इसका जो कलर होता है वो क्यों परिवर्तित हो जाता है, तो कलर क्यों यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये इसका क्वेश्चन बनता है। क्लियर ना, आपको पता ही है क्योंकि कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील होता है ना। क्योंकि ध्यान देना कि जो Fe है वो Fe अधिक अभिक्रियाशील होता है और कॉपर क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। इसलिए जो विलयन का जो रंग होगा, ठीक है, वो नीले से हरा हो जाएगा, नीले से हरा हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, ये है, ठीक है ना। समीकरण में लिख देता हूं आपको यहाँ पर, CuSO4 प्लस Fe, यहां से बनेगा FeSO4 प्लस Cu बनेगा। ये क्वेश्चन आपको उल्टे उल्टे क्रम में पूछा जाएगा कि आयरन सल्फेट के हरे विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर विलयन का रंग परिवर्तित क्यों नहीं होता, तो आपका अब यहां पर पढ़ने वाले हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, पहला क्वेश्चन वही बनेगा हमारा कि परिभाषा वाला, परिभाषा बनेगी इसकी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक आयनों का आदान प्रदान करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। हो जाएगा याद आपको, ठीक है ना। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं जो हर एक अभिक्रिया में काम आएगा। पहला ध्यान रखना आपको कि NaOH प्लस HCl, ये आपके जो है ये द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है और साथ में यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी है। जब अम्ल व क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं, क्लियर ना, लवण व जल का निर्माण करेंगे तो ये हमारे क्या हो गया, है ना, द्विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जब है ना, बेरियम क्लोराइड, एक तो हमारे पास में क्या है, बेरियम क्लोराइड है और दूसरा हमारे पास में सोडियम सल्फेट है, इसका विलयन लिया जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, यहां से ये अभिक्रिया दो प्रकार की बनेगी, इसमें अवक्षेप प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा, अवक्षेप, इसलिए इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। सब द्विस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, हम द्विस्थापन अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा, एक उदासीकरण अभिक्रिया, दूसरा हम पढ़ रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, तो यहां से हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस BaSO4 प्राप्त होगा, और Ba जो SO4 होगा ये हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा और अवक्षेप को डाउन एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या कहोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेप को डाउन एरो से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, ठीक है ना। अब बताओ NaC, अब कैसे पता लगेगा कि अवक्षेप है, आपको इस प्रकार से पता लगेगा कि सोडियम क्लोराइड तो जल में घुलनशील है और घुलनशील कौन नहीं होगा, बेरियम सल्फेट नहीं होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, पहले हमें समझना है क्वेश्चंस कहां से आएगा, तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा इसकी परिभाषा से बनेगा, है ना, परिभाषा से क्वेश्चन बनेगा, और परिभाषा क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व का ऑक्सीजन से संयोग व हाइड्रोजन से वियोजन होता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
या दूसरे शब्दों में हम बोले हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। आपको समझना इसी प्रकार से है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी व हाइड्रोजन की कमी होगी उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, मैंने Cu+O2 बताया था कल मैंने आपको एग्जाम्पल, ध्यान दो। फिर Cu प्लस हमने यहाँ पर O2 लिया और फिर हमने यहाँ पर CuO लिया था। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो इसके साथ में संयोजन तो हो गया संयोजन, तो Cu का तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन समझने वाली बात ये थी कि इसका अपचयन कैसे हो रहा है। तो बताओ, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु कितने, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो बताओ इसका अपचयन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना अपचयन, इस प्रकार समझना है। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर ना? ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन की कमी होगी तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो अपचयन अभिक्रिया। ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा जो बनेगा, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन हमेशा रिएक्शन दी हुई होगी और वो इक्वेशन दी हुई होगी, उस इक्वेशन में आपको ये पता लगाना होगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, बस आपको ये पता लगाना पड़ेगा। इसलिए ऑक्सीकरण अपचयन से ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारे लिए रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाती है हमारे लिए? रेडॉक्स अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा का क्या बनेगा। हमारे पास में ऑक्सीजन है और हमारे पास में हाइड्रोजन है और हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अगर ध्यान देना कि किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, अगर इसकी वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर ना? ठीक है, आ गया समझ में? अगर यहां पर वृद्धि हो गई और तो ध्यान देना कि दूसरी जो कंडीशन होगी उसमें हो गई इसकी कमी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको? हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सी बात ये है। अब ये हमने किसके आधार पर पढ़ी? ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अगर किसी भी तत्व का या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन में अगर वृद्धि हो जाती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर कहीं पर अगर कमी हो जाती है, अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगर हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाएगी तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? ठीक है, इससे शॉर्ट एंड स्वीट तरीका नहीं हो सकता है इसको समझने का हमारे पास में। यहां पर वृद्धि हो गई, ठीक है ना, और यहां पर अगर वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर कमी होती है तो अपचयन अभिक्रिया, अगर कमी होती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन अभिक्रिया। के बाद में कोचिंग जाने के बाद में भी अगर आप 60% भी नहीं बना पाते हो, या कुछ अच्छे बच्चे जिन्होंने 60% बना ली, कोई मतलब ही नहीं है, बिना पढ़े बना लेते। इतना दुख भी क्यों देखा कोचिंग आने का, भूखे रहने का, इतना बर्डन लेने का, बेग इधर से लटका के उधर जाने का, क्या मतलब आया? फिर अभिक्रिया होगी जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और उसमें अपचयन भी होगा, वो हमारी कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना? वो उष्माक्षेपी का मतलब क्या, उष्माशोषी का मतलब क्या? बताओ। शोषी का मतलब हिंदी में ध्यान रखना तब समझ में आएगा, है ना? बताओ, शोषी मतलब अवशोषण हो रहा है, ध्यान रखना, अवशोषण। ठीक है ना? बताओ, अवशोषण जैसी फीलिंग आ रही है ना, तो इतना ध्यान रखना कि बताओ उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो उष्मा का यहां पर होने वाला है अवशोषण। जिसमें उष्मा का अवशोषण हो जाए वो उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। जब शोषण हो जाएगा तो माइनस में आएंगे हम। क्या हो जाएंगे हम? माइनस में। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? कोई आदमी है मेरे पास में, मैं करोड़पति, लेकिन मैं शोषण करते जा रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे से पैसे मांगते जा रहे हैं, तो बताओ मेरे पैसों में कमी आएगी कि नहीं आएगी? कमी आएगी। तो बताओ, इसको दर्शाने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। आया कि नहीं आया? क्लियर ना? अब ध्यान देना, उष्माक्षेपी, तो उष्माक्षेपी का मतलब बताओ, एक में अवशोषण होगा तो दूसरे में क्या होगा? उत्सर्जन होगा। क्या होगा दूसरे में? उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना। क्या होता है? बाहर निकलना। तो यहां पर उत्सर्जन हो गया। ठीक है ना? बताओ, हम पैसे कब देंगे किसी को? जब हमारे पास में ज्यादा होंगे। जब हमारे पास में पैसे ज्यादा होंगे तब हम सामने वाले को देंगे, हमारे पास में नहीं तो हम कहां से देंगे? तो बताओ, इसमें कौन सा साइन आता है? प्लस का, लेकिन उत्पाद की तरफ आएगा। कहां पर आएगा? उत्पाद की तरफ आएगा। आ गया समझ में? ठीक है, उत्पाद माइनस की चिन्ह किस में आएगा?
किसमें आएगा? उष्माशोषी अभिक्रिया में आएगा। किसमें आएगा? उष्माशोषी अभिक्रिया में आएगा। हो जाएगा याद। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है या उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां से क्या परिभाषा आएगी? क्या परिभाषा आने का चांस है 0%। कितना है? 0%। आएगा क्या पेपर में? पेपर में 99% चांसेस है इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल तो ध्यान देना। उष्माशोषी में सबसे पहले, चलो इधर आओ, उष्माक्षेपी में है ना, उष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होगी तो हमने आपको लिखाया था, है ना, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का जो दहन होगा वो हमारी होगी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि प्लस उष्मा CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा, है ना। इसका एग्जाम्पल ध्यान दो आप। मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस को आपने वायु के साथ में जलाया, दहन कर दिया, तो हमारे पास बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस, यहां पर हम लिखने वाले हैं उष्मा। तो बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया? बताओ प्लस आया ना, प्लस उष्मा का मतलब कौन सी है? उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ध्यान दे देना, चैप्टर नंबर 13 से रिलेट कर रहा हूं मैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, है ना, तो जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? उनका अपघटन होता है, होता है कि नहीं होता? तो जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा? साग सब्जियां, पढ़ा नहीं पढ़ा? मतलब फल सब्जियों के छिलके, है ना, तो फल वो सब्जियों के छिलके होते हैं, उनको हम बोलते हैं साग सब्जियों के छिलके। तो साग सब्जियों के जो छिलके होंगे तो या जो इनका जो अपघटन होगा, है ना, इनका अपघटन या इनका बोलते हैं विघटन जो होता है, तो इनके विघटन बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? आपके बताओ उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी। आया कि नहीं आया समझ में? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? सबसे इंपॉर्टेंट दोनों ही हमारे एग्जाम्पल से ये पेपर में आते हैं, यही पेपर में आते हैं। ठीक है, यहां से एक और उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी, है ना, और वो जो उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होती है अगर वो क्रिया आप ना करो तो आपका पृथ्वी से गमन हो जाएगा ऊपर। बताओ कौन सी अभिक्रिया होगी? वो श्वसन। क्या होती है वो? श्वसन। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर ना? बताओ श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। जब भी आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर हीट उत्पन्न होती है, सिंपल सी बात है। तो हीट जब उत्पन्न हुई बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब आपको यहाँ पर उष्माशोषी का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ध्यान देना। शर्करा, है ना, तो शर्करा का जल में घुलना, शर्करा का जल में घुलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया है। क्लियर ना? उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी रिएक्शन जो आपके चैप्टर नंबर 1 में, जो चैप्टर नंबर 1 में भी आई, है ना, जो चैप्टर नंबर आपके 5 में भी आ रही है, वही इक्वेशन जो आपके चैप्टर नंबर 13 में भी आ रही है, और वही उसका आंसर है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर ना? बताओ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है उष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया है। किसी के मन में आ जाए कि सर ये उष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। आ रहा है समझ में? कि सूर्य का प्रकाश पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो उष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया, क्योंकि उष्मा को ग्रहण किया जा रहा है और सूर्य की ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को ग्रहण करा, तो जिसमें ऊर्जा का ग्रहण, जिसको ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? उष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया। क्या होता है कि जब कोई भी हमारे पास में धातु है और इस धातु के लिए आवश्यकता होने वाली है 3 चीजों की। एक हमारे पास में नमी, जल और यहाँ पर ये वायु है। 3 कंडीशन हुई। जब धातु है उसको वायुमंडल में खुला रखा जाएगा, तो वायुमंडल में खुला रखने पर नमी जल और वायु के साथ में रिएक्शन को करती है। जब वो अभिक्रिया इनके साथ में करेगी तो अभिक्रिया करने के कारण धातु होगी, उसकी जो ऊपरी परत होगी, इस परत का, ये परत जो होगी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी, और इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब संक्षारण जो होगा तो हमें ध्यान रखना है कि संक्षारण के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इसके एग्जाम्पल्स, और यहीं से क्वेश्चंस आएगा संक्षारण में से कि संक्षारण जब होगा तो ध्यान देना। हमारे यहाँ पर इस चैप्टर में केवल 3 धातुएं हैं। सबसे पहले जो धातु है वो है हमारे पास में लोहा, उसके बाद में हमारे पास में कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा, और हमारे पास में है चांदी। 3 धातुएं हैं तो चांदी होती है। क्वेश्चन आएगा चांदी पर कौन सी परत जमती है? तो ध्यान देना, चांदी पर काले कलर की या काली रंग की काली परत जमती है।
कॉपर जो होता है तो कॉपर पर कौन सी परत जमती है, तो हरी परत जमती है। और लोहा जो होता है इस पर कौन सी जमती है, इस पर भूरी परत जमती है। कौन सी परत जमेगी, इस पर भूरी परत जमेगी, ध्यान रखना। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चंस आएगा बोर्ड में, यहीं से टपकेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, जमती है लोहे पर भूरी परत जो जमती है, इसको हम बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं इसको हम, जंग लगना बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को, जंग लगना। क्लियर ना, ठीक है ना। अब जंग लगने का फॉर्मूला भी आता है, राइट, समीकरण भी लिखी जाती है। तो जंग लगती है तो जंग लगने की समीकरण आप लिखो। तो दिया हमने, है ना, और लोहा हमने वायुमंडल में रखा, तो वहां पर एक गैस थी ऑक्सीजन गैस, और साथ में क्या मिली इसको, नमी मिली। तो नमी मिलने पर अब यहाँ जम गया, यहाँ पर लोहे पर जंग लग गई लोहे पर जंग। अब ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो लोहे का साइन क्या होता है, Fe, ऑक्सीजन का होता है O2, और जल का होता है हमारे पास में H2O। जल के कितने अणु हैं, हर कंडीशन के हिसाब से जल के अलग अलग अणु होते हैं, इसलिए हमने माना यहाँ पर H2O। जैसे ही जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास में Fe2O3, और ये जल इसके अंदर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर बनेगा, हमने X लिया तो यहाँ पर आ जाएगा XH2O। क्या आ जाएगा, यहाँ पर XH2O आ जाएगा। यह पूरा का पूरा है लोहे पर जंग लगने की समीकरण है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो ध्यान देना, पेंट किया जाता है, ठीक है, वार्निश की जाती है, ठीक है, उसके बाद में विद्युत लेपन किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि यशद लेपन किया जाता है। क्या किया जाएगा, यशद लेपन किया जाएगा, प्लास्टिक की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में है, यहाँ के लिए इतना ही आएगा। जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, वार्निश किया जाएगा, विद्युत लेपन किया जाएगा, या यशद लेपन किया जाएगा। और यशद लेपन जो होता है, ध्यान रखना, यशद लेपन क्या होता है, तो ध्यान रखना कि जिंक धातु की परत को चढ़ाना क्या कहलाएगा, यशद लेपन कहलाएगा, बस। ठीक है ना, यशद लेपन, क्लियर ना। यशद लेपन में कौन से धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो यशद लेपन में जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, देखो विकृति, है ना, गंधिता को समझना, गंधिता का मतलब है गंध, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो गया, विकृत का मतलब क्या हो गया, विकृति, क्या हो गया, विकृति। तो ये बना हुआ है विकृति प्लस गंध से। विकृति का मतलब होता है बदलना, विकृति का मतलब हो गया बदलना, और गंध का मतलब क्या हो गया, सुगंध, है ना। और सुगंध के साथ में एक और चीज होगी, प्लस हो जाएगा यहाँ पर स्वाद। क्या हो जाएगा, स्वाद। जब कोई भी जो खाना होगा उस खाने के, उसके गंध में, उसके स्वाद में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। पदार्थ होंगे, तो खाद्य पदार्थ को हम कहाँ रखेंगे, वायु की उपस्थिति में रखेंगे। तो वायु की उपस्थिति में रखने पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन होता है, और अपघटन होने के कारण उनके गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर रहेगा याद। विकृत गंधिता किसके कारण होती है, सूक्ष्म जीवों के अपघटन के कारण, मतलब पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाएगी। विकृत गंधिता से वो बनता है परिभाषा का, क्या बनेगा, परिभाषा का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दी। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसका उपाय क्या किया जाएगा विकृत गंधिता को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ये गंधिता रोकने के लिए सबसे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में जो थैलियां हुई होती है, चिप्स की जो थैलियां होती है, उन थैलियों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका आंसर आएगा नाइट्रोजन गैस वहां पर भरी जाती है। ध्यान रखना कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और क्या कर सकते हैं हम, खाने को हम कहाँ रखेंगे, वायु रोधी बर्तनों में। कहाँ पर रखेंगे हम, वायु रोधी। कौन कौन से हैं, अवक्षेप यौगिक का नाम बताना है, अवक्षेप का रंग बताना है, समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर है हमारे पास में लेड, क्या है, यहाँ पर लेड है। ध्यान रखना एक बात को, जहां पर लेड होता है तो लेड अघुलनशील होता है, लेड क्या होता है, अघुलनशील होता है, इसलिए लेड का जो यौगिक आपको मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा, और अवक्षेप को हम डाउन एरो से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया हमारे पास में, PbI2 हो गया। दूसरा ये पूछ रहा है कि इसका कलर कैसा होगा, ध्यान देना, जो शीशा होता है ये पीले रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। आई कितना है, 2 है, तो यहाँ पर आपने लगाया 2, बताओ पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी लगा दो 2, ठीक है, पोटेशियम बैलेंस हो गया। पीबी कितना है, 1 है, पीबी कितना है, 1 है, बैलेंस। अब तुम उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, पेपर को सोल्व करोगे, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी।
आपने आदत क्या डाल रखी है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ना। एग्जाम के 1-2 दिन पहले पढ़ने से केवल पास हुआ जाता है, फर्स्ट रैंक लाई नहीं जाती है। अगर आपका सपना ये है कि मैं साइंस में या किसी सब्जेक्ट में मैं 100/100 लेके आऊं और आप केवल एक दिन पढ़ के ले आओ, तो आप नहीं ला सकते हो, केवल पास ही हो गया, आपके 100 में से नंबर नहीं आएंगे। एक दिन पढ़ने वाला बच्चा केवल पास ही होता है।